हेलो एंड वेलकम। दिस इज डॉक्टर आकृति और आप हैं मेरे साथ दीक्षांत IAS पे। तो आज का टॉपिक हमारा क्या है? आज का टॉपिक है रिप्रोडक्शन, एनिमल रिप्रोडक्शन। ठीक है, यानी कि जानवरों, पशुओं में जो क्या होता है, पशुओं में जो प्रजनन होता है, पशु प्रजनन की बात हम लोग करेंगे। ओके भाई, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। स्टार्ट करते हैं। टेस्ट थोड़ा सा बाद के लिए, क्योंकि जब तक जुड़ जाएंगे। अभी हम लोग टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, प्रजनन। क्या जरूरत है रिप्रोडक्शन की? ठीक है, अगर हम बात करें रिप्रोडक्शन यानी प्रजनन की क्या जरूरत है, तो प्रजनन की जरूरत है ताकि जो पीढ़ी है वो आगे बढ़ती रहे। जो ह्यूमन रेस है ना, ह्यूमन या कोई भी जानवर रिप्रोडक्शन यानी प्रजनन क्यों करता है, क्या रीजन है उसके पीछे? उसके पीछे एकमात्र रीजन यही है ताकि उसका वंश आगे बढ़ता रहे, है ना। ह्यूमंस रिप्रोडक्शन करते हैं ताकि उनका वंश आगे बढ़ता रहे। सेम चीज किसके साथ है? एनिमल्स के साथ है, जंतुओं के साथ है। तो सब रिप्रोडक्शन यानी प्रजनन क्यों करते हैं? ताकि उनका वंश आगे बढ़ता रहे। ठीक है, तो एकमात्र कारण जो रिप्रोडक्शन का है वो क्या है? वो है प्रजनन। ओके, चलो भाई, तो स्टार्ट करें रिप्रोडक्शन। कुछ चीजें आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं मेरे से कि रिप्रोडक्शन भाई दो तरीके का हो सकता है, सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि लैंगिक जनन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? सिंपल, ये समझने के पहले मैं दोबारा क्या कर रही हूं, दोबारा आपको एक्सप्लेन कर रही हूं बेसिक सी चीज। ठीक है, आइए सबसे पहले एक वर्ड आप समझो जिसको कहा जाता है गैमीट। ठीक है, इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं? गैमीट कहते हैं। हिंदी में इसको क्या कहते हैं? हिंदी में इसको कहते हैं प्रजनन कोशिका। हिंदी में इसको क्या कहते हैं? प्रजनन कोशिका के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब जिस भी रिप्रोडक्शन में क्या हो, जिस भी जनन में क्या हो, गैमीट्स का फ्यूजन हो। ये जो गैमीट्स हैं, ये जो प्रजनन कोशिका हैं, जब दो प्रजनन कोशिका आपस में मिले, उनके बीच निषेचन हो। अगर ऐसे से रिप्रोडक्शन हो रहा है, अगर इस मेथड से रिप्रोडक्शन हो रहा है, तो वो रिप्रोडक्शन क्या कहलाता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाता है, यानी कि लैंगिक जनन कहलाता है। ठीक है, अगर रिप्रोडक्शन में फ्यूजन ऑफ गैमीट्स नहीं है, अगर प्रजनन कोशिकाओं का निषेचन नहीं हो रहा है, तो वैसा रिप्रोडक्शन कैसा कहलाता है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन या अलैंगिक जनन। ठीक है, सो दो तरीके का प्रजनन हो सकता है, लैंगिक और अलैंगिक। ठीक है, बहुत सिंपल सी चीज है। अब आ जाइए गैमीट पर। गैमीट यानी कि प्रजनन कोशिका। एनिमल्स में यानी कि यूं कहें तो ह्यूमंस में दो तरह के गैमीट्स हो सकते हैं, दो तरह की प्रजनन कोशिकाएं हो सकते हैं। मेल, पुरुष की प्रजनन कोशिका क्या कहलाती है? मेल यानी पुरुष की जो प्रजनन कोशिका है वो कहलाती है हिंदी में शुक्राणु और इंग्लिश में स्पर्म। और फीमेल यानी स्त्री की जो प्रजनन कोशिका है वो क्या कहलाएगी? वो कहलाएगी डिंब। हिंदी में डिंब और इंग्लिश में ओवम। जब इनके बीच में, अगर इनके बीच में निषेचन हो रहा है, जो कि होता है ह्यूमंस में, तो वैसा रिप्रोडक्शन क्या कहलाएगा? लैंगिक जनन यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, आपको मैंने प्लांट्स का रिप्रोडक्शन पढ़ा रखा है, पौधों के बारे पढ़ा रखा है कि वहां पर क्या होता है, एंथर जो है वो स्टिग्मा पे जाता है ना। पॉलन ग्रेन्स जो हैं वो एंथर से स्टिग्मा पे जाते हैं। जो परागकण हैं वो पराग कोश से कहां पे जाते हैं भाई? वर्तिकाग्र पे जाते हैं। ठीक है, तो प्लांट्स में भी, पौधों में भी रिप्रोडक्शन दो तरीके का हो सकता है, सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल। तो पौधों में भी जनन दो तरीके का हो सकता है, लैंगिक और अलैंगिक। ठीक है, पौधों में भी लैंगिक जनन हो सकता है, क्योंकि वहां पर भी क्या होता है? फ्यूजन होता है, निषेचन होता है। ठीक है, जहां पर भी फ्यूजन हो, जहां पर भी निषेचन हो, वो कैसा रिप्रोडक्शन कहलाएगा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि लैंगिक जनन। ठीक है, चलिए, तो पहले हम लोग इस क्लास में, आज की क्लास में पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसके बाद आप टेस्ट देंगे, है ना, जो टेस्ट मैंने आपको बोला था, और फिर कल की क्लास में हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके चैप्टर को फिनिश करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करें।
तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस की बात अगर करते हैं तो सबसे पहले आप क्या पढ़ेंगे, आप पढ़ेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अभी हम लोग कौन से चैप्टर की बात कर रहे हैं, एनसीईआरटी, आपकी 8th क्लास की एनसीईआरटी आप खोलेंगे और वहां पे रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स करके जो 9th चैप्टर है हम उस चैप्टर को पढ़ रहे हैं। ठीक है, 9th चैप्टर है, हम वहां पर पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले वहां पे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी कि पुरुष प्रजनन तंत्र के बारे में बताया गया है। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सबसे पहले आपको जानना होगा कि मेन चीज क्या है। मेन चीज जो कहलाता है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। किसी भी रिप्रोडक्टिव सिस्टम में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन किसको कहते हैं, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन उसको कहते हैं जो गैमीट्स बनाता है। ठीक है, यानी मेल में हम प्राइमरी सेक्स ऑर्गन उस ऑर्गन को कहेंगे जो क्या बनाए, जो पुरुष प्रजनन कोशिका बनाए यानी कि स्पर्म बनाए। ठीक है, ये देख रहे हो आप, ये दो देख रहे हो, ये दो क्या हैं, ये दो कहलाते हैं टेस्टिस। ठीक है, ये दो क्या कहलाते हैं, टेस्टिस के नाम से जाने जाते हैं। इसको कहते हैं इंग्लिश में टेस्टिस और हिंदी में कहते हैं वृषण। एक सेकेंड, हिंदी में इनको क्या कहा जाता है, हिंदी में इनको कहा जाता है वृषण। ठीक है, तो टेस्टिस कितने हैं संख्या में, पुरुषों के पास 2 टेस्टिस होते हैं, 2 वृषण होते हैं और यहीं पर क्या बनता है, यहीं पर स्पर्म बनता है, यानी कि यहीं पर क्या बनता है, यहीं पर शुक्राणु जनन होता है। स्पर्म यहीं पर बनता है, शुक्राणु यहीं पर बनते हैं। ठीक है, तो कोई आपसे पूछे कि शुक्राणु कहां पर बनते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, तो आप क्या कहेंगे, टेस्टिस पे यानी कि वृषण पे। ठीक है, अब ये टेस्टिस में बने, इसके बाद ये इस ट्यूब में जाएंगे। क्या आपको ये ट्यूब नजर आ रही है ना, इस ट्यूब में जाएंगे जो क्या कहलाती है, शुक्राणु नालिका। ठीक है, शुक्राणु नालिका कहलाती है या स्पर्म डक्ट कहलाती है, स्पर्म डक्ट या शुक्राणु नालिका, जो क्या करेगी, जो शुक्राणुओं को लेके जाएगी कहां से, वृषण से लेके आगे तक, वृषण से लेके आगे तक। ये हिस्सा क्या कहलाता है, इंग्लिश में इसको पीनस कहते हैं, हिंदी में इसको शीषण कहा जाता है। ठीक है, इंग्लिश में इसको पीनस कहा जाता है, हिंदी में इसको शीषण के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो एनसीईआरटी आपको मेन सिंपल बस यही चीज बता रही है 8th स्टैंडर्ड में। 10th स्टैंडर्ड की जब हम एनसीईआरटी कवर करेंगे तब ये चैप्टर वहां पे थोड़ा डिटेल में है। ठीक है, तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में इस क्लास की एनसीईआरटी आपको सिर्फ 2 किसके बारे बता रही है, 2 टेस्टिस के बारे, 2 स्पर्म डक्ट के बारे और 1 पीनस के बारे यानी कि शीषण के बारे में। ठीक है, तो ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट्स हैं। स्पर्म बना कहां, जहां पर भी स्पर्म बनेगा वो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कहलाएगा, प्राइमरी यानी प्राथमिक। सो सबसे मेन काम यहां पर क्या है, स्पर्म बनाना यानी शुक्राणु बनाना। कहां बन रहा है, टेस्टिस में यानी कि वृषण में। ठीक है, आगे चले, स्पर्म के बारे, स्पर्म के पार्ट्स देख लो। स्पर्म क्या होता है, स्पर्म सेल होता है, स्मॉलेस्ट सेल। ठीक है, स्मॉलेस्ट सेल अगर आपसे कोई पूछे कि शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, तो भाई आरबीसी और स्पर्म। आपकी लाल रक्त कोशिका और शुक्राणु दोनों का ही साइज लगभग सेम होता है, थोड़ा सा ही फर्क होता है दोनों के साइज में। ठीक है, शरीर, मानव शरीर, शरीर नहीं मानव शरीर। ठीक है, मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है भाई, तो वहां पर पहला ऑप्शन, कभी भी आपको यह सवाल आए, पहला विकल्प आप हमेशा रेड ब्लड सेल मार्क करेंगे, लाल रक्त कोशिका मार्क करेंगे। ठीक है, कभी कभी एग्जामिनर क्या करता है, आपको और टेस्ट करता है, आपकी दिमाग के साथ खेलता है। आपने हमेशा पढ़ा होता है कि स्मॉलेस्ट सेल, सबसे छोटी कोशिका रेड ब्लड सेल है यानी लाल रक्त कोशिका है, और वो आपको ऑप्शन में क्या करेगा, आरबीसी देगा ही नहीं, है ना, आरबीसी यानी कि लाल रक्त कोशिका देगा ही नहीं। तब उस केस में अगर ऑप्शन में आरबीसी नहीं दिया हुआ है, तब उस केस में आप ऑप्शन क्या मार्क करेंगे, स्पर्म मार्क करेंगे। ठीक है, स्पर्म यानी कि शुक्राणु, स्पर्म यानी कि शुक्राणु। वास डिफरेंस इसी को कहेंगे सर्वेश, जो स्पर्म डक्ट है ना, यही वास डिफरेंस के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन मैं आपको ये टर्म नहीं बता रही क्योंकि आपको मैंने बता दिया, आप शायद फर्स्ट क्लास से आपकी, इसलिए आपको नहीं पता। हम लेवल वाइज चल रहे हैं, आज हम 8th स्टैंडर्ड की एनसीईआरटी डिस्कस कर रहे हैं, तो हम वही सारे टर्म्स और वही सारी बातें डिस्कस करेंगे जो उस पर्टिकुलर चैप्टर में लिखी है। क्योंकि अगर मैं इस समय आपको 12th की बात पढ़ा दूं तो वो एनसीईआरटी सीरीज की तौहीन होगी मेरे हिसाब से, क्योंकि अब हम यहाँ पर एनसीईआरटी सीरीज पढ़ रहे हैं, बहुत बेसिक से शुरू कर,
है ना। हमारे साथ बहुत स्टूडेंट्स ऐसे जुड़े हैं जो पहली बार अपने बेसिक्स को क्लियर कर रहे हैं, तो बिल्कुल मैं बेसिक से लेके चल रही हूँ, कहीं पे भी बीच में ऐसा कुछ नहीं मिक्स एंड मैच कर रही। जो 8th की जो चैप्टर आपको लिखा हुआ है उसकी PDF भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखी है, तो जो उस बुक में आपके सामने लिखा है वही चीजें बता रही हूँ, ठीक है। ओके, अब आइए स्पर्म के पार्ट्स पे। अगर हम स्पर्म के पार्ट्स की बात करें, स्पर्म के पार्ट्स की बात करें तो 3 पार्ट्स होता है। फर्स्ट कहलाता है हेड, पहला पार्ट कहलाता है हेड। ये बीच वाला पार्ट कहलाता है मिडल पीस, मध्य भाग, मिडल पीस यानी कि मध्य भाग। और ये आखिरी हिस्सा कहलाता है टेल, टेल यानी कि पूंछ। ये 3 पार्ट्स होते हैं स्पर्म में यानी कि शुक्राणु में, ठीक है। ये 3 पार्ट। अब टेल क्या करेगा? टेल हेल्प करेगा स्पर्म को ओवम तक पहुंचने के लिए। फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन तब होता है जब स्पर्म और ओवम मिलते हैं, ठीक है। जब भी सेक्सुअल इंटरकोर्स यानी संभोग की प्रक्रिया होती है तो क्या होता है, फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में जो योनि होती है वहां पे बहुत अधिक मात्रा में ये शुक्राणु छोड़े जाते हैं। और इन शुक्राणु, इतने सारे शुक्राणुओं के बीच कोई एक शुक्राणु है जो डिंब के साथ जिसका क्या होता है, निषेचन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है। सो उस प्रोसेस के लिए स्पर्म को क्या करना है, स्पर्म को तैर कर जाना है ओवम तक। इसीलिए स्पर्म के पास क्या होती है, टेल होती है यानी कि पूंछ होती है, ठीक। सिंपल सी बात, सब चीज का एक लॉजिक है। यहीं पर DNA भी मौजूद है, ठीक है, यहीं पर क्या है, DNA भी मौजूद है, ठीक है। आगे चले, आगे चले। तो ये बात किसकी थी? ये बात मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की थी, ठीक है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी पुरुष प्रजनन तंत्र की थी। अजय, मैं अगर साइड हो जाऊंगी तो पढ़ाऊंगी कैसे? ऐसे साइड से पढ़ाऊंगी क्या आपको? चलिए अब आ जाइए फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, महिला प्रजनन तंत्र पे, ठीक है। जब आप फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करते हैं तो यहां पर भी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होगा। जैसे वहां पर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन था वैसे ही यहां पे भी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होगा। वहां पे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या बना रहा था? जाहिर सी बात है कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या बनाएगा? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन तो प्रजनन कोशिका यानी कि गैमीट बनाएगा। तो मेल के केस में वो स्पर्म होगा और फीमेल के केस में क्या होगा? फीमेल के केस में होगा वो ओवम यानी कि डिंब। फीमेल के केस में क्या होगा? ओवम होगा यानी कि डिंब होगा, ठीक है। ओके, तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन बनाएगा क्या? ओवम बनाएगा, ठीक है, ओवम बनाएगा। और ये ठीक है, ओवम बनाएगा। और ये ओवम निकलेगा कहां से? ये ओवम निकलेगा कहां से? ये ओवम निकलेगा ओवरी से। ये ओवम किससे निकलेगा? ओवरी से। ये जो आप देख रहे हो ना, जैसे टेस्टिस 2 थे नंबर में, वैसे ही ये जो है ओवरी भी 2 हैं। और ये ओवरी बनाएंगे क्या? ओवम बनाएंगे, ठीक है। तो ओवरी यानी कि अंडाशय, ओवरी यानी कि अंडाशय बनाएगा क्या? ओवम। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन वो है जो क्या बनाए? जो फीमेल गैमीट बनाए, या मेल के केस में क्या बनाए? मेल गैमीट बनाए। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन फीमेल के केस में क्या बनाएगा? ओवम यानी कि डिंब बनाएगा। है कौन प्राइमरी सेक्स ऑर्गन? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है कौन? तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है ओवरी यानी कि अंडाशय, ठीक है। और अंडाशय ने क्या बनाया? ओवम। अगर आप इस डायग्राम पे आ जाएं, ये देखो, ये देख रहे हो 1 और 2, तो ये दोनों क्या हैं? ये दोनों क्या हैं? ये दोनों ओवरी हैं, ठीक है। ओवरी है यानी अंडाशय है। इन्हीं ओवरी से अब देखो होता क्या है यहां पे, समझिए। ओवरी के अंदर, मैं अगर आपको यहां पर बनाकर बताऊं तो ओवरी के अंदर छोटे छोटे हजारों की संख्या में अपरिपक्व डिंब मौजूद हैं, ठीक है। ओवरी के पास, हर एक ओवरी के पास हजारों की संख्या में बहुत छोटे छोटे क्या मौजूद हैं? दोनों के पास बहुत छोटे छोटे, अरे एक सेकेंड, बहुत छोटे छोटे डिंब यानी कि ओवम मौजूद हैं, ठीक है। पर ये क्या होते हैं? ये जो होते हैं, जो आपकी ओवरी है उसके पास हजारों की संख्या में ओवम रहते हैं, बट ये ओवम क्या रहते हैं? अपरिपक्व रहते हैं, मैच्योर नहीं रहते। जैसे ही एक फीमेल कैसे पहुंचती है? किशोरावस्था में पहुंचती है। जैसे ही एक फीमेल किशोरावस्था में पहुंची
ठीक है, यानी उसको प्यूबर्टी आए, उसका मासिक धर्म शुरू हुआ या उसका मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हुआ, तो उस समय हर महीने जो होता है, हर एक ओवरी से एक ओवम रिलीज हो जाता है। ठीक है, जैसे इस महीने इस ओवरी से एक ओवम रिलीज हुआ। ठीक है तो यहां हजारों की संख्या में जब एक लड़की जन्म लेती है तभी उसके ओवरी में हजारों की संख्या में छोटे छोटे अंडे मौजूद होते हैं, बट ये अंडे क्या होते हैं, परिपक्व नहीं होते, मैच्योर नहीं होते। जैसे ही उस फीमेल की प्यूबर्टी शुरू हो जाती है, किशोरावस्था शुरू हो जाती है, उसके बाद हर महीने किसी एक ओवरी से, जैसे कभी यहां किसी एक ओवरी से क्या निकलता है, एक ओवम निकलता है। ठीक है, सो हर महीने प्यूबर्टी के बाद, किशोरावस्था के बाद हर एक ओवरी से क्या निकल रहा है, एक ओवम निकल रहा है। ठीक, ओके। अब ये ओवम कहां पर है, ये आप ट्यूब देख रहे हो, दोबारा से लेजर पॉइंटर यूज करेंगे, ये ट्यूब देख रहे हो, ये ट्यूब क्या कहलाता है, ये ट्यूब कहलाता है फैलोपियन ट्यूब या अंडवाहिनी। ठीक है, ये ट्यूब क्या कहलाता है, फैलोपियन ट्यूब यानी कि अंडवाहिनी। ठीक है, यहां पे ये ओवम रिलीज हो, और अगर स्पर्म जो आएगा, स्पर्म इसी रास्ते आएगा। ठीक है, यहां से स्पर्म आना शुरू होगा। अगर ये स्पर्म और ओवम मिल गए, ठीक है, इसीलिए स्पर्म को टेल चाहिए था, क्योंकि स्पर्म ओवम तक कैसे पहुंचेगा, स्पर्म इस ओवम तक, इस डिंब तक कैसे पहुंचेगा, उस टेल से स्विम करके पहुंचेगा। ठीक है, इस टेल से स्विम करके पहुंचेगा। ठीक है, तो टेल क्यों होता है, टेल इसीलिए होता है ताकि जो स्पर्म है वो स्विम करके ओवम तक जा पाए, और ओवम पे जाने के बाद अगर उन दोनों के बीच फ्यूजन हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ, तो क्या इसका मतलब वो फीमेल प्रेग्नेंट हो जाएगी। ठीक है, समझ में आई बात। ओके, तो जैसे मेल के पास 2 टेस्टिस थे, वैसे ही फीमेल्स के पास 2 ओवरी यानी कि 2 अंडाशय हैं। ओके, वहां से क्या बन रहा था, जो टेस्टिस थे वो क्या बना रहे थे, स्पर्म्स बना रहे थे, ओवरी क्या बना रही है, ओवम यानी कि डिंब। फर्क क्या था कि स्पर्म जब निकलते हैं, ठीक है, स्पर्म जब निकलते हैं तो बहुत ज्यादा निकलते हैं, मिलियंस बिलियंस की संख्या में निकलते हैं, लाखों से भी ज्यादा निकलते हैं। ठीक है, लेकिन हर महीने सिर्फ और सिर्फ एक ओवम है जो ओवरी से निकलता है। हर महीने सिर्फ एक और एक ही ओवम है जो ओवरी यानी अंडाशय से निकलता है। ठीक है, यहां तक की चीज क्लियर है। जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए, फटाफट से बताइए। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन वो होता है जो क्या बनाता है, जो गैमीट यानी कि प्रजनन कोशिका बनाता है। फटाफट से बताइए, बहुत बहुत जल्दी से बताइए। यस, जल्दी से बताइए। ठीक है, आगे चले। गुड, हो गया, सबको क्लियर है, आगे चल रहे हैं। चलो नेक्स्ट, ये देखो, ये क्या है, ये एक ओवम है। ठीक है, ये एक ओवम है, और अगर मैं आपको एक ओवम के बारे में अगर आपको मैं बात बताऊं तो ओवम इज द लार्जेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी। लार्जेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी। कोई आपसे पूछे मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, ओवम। मानव शरीर में सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, पहले आप आरबीसी लिखेंगे। आरबीसी अगर ऑप्शन में नहीं होगा तब आप क्या लिखेंगे, तब आप ओवम लिखेंगे। पवन शर्मा मैंने 3-4 ही बार बता दिया, एक बार आप दोबारा वीडियो को देख लीजिए। ठीक है, क्योंकि बाकी लोगों को डाउट नहीं है, पवन शर्मा तो थोड़ा सा अटेंटिव होकर वीडियो को एक बार रिवाइंड करके देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए यहां पे आ जाइए। आपको अगर मैं क्या बता रही थी, ओवम क्या होता है, लार्जेस्ट सेल होता है, सबसे बड़ी कोशिका इन ह्यूमन बॉडी। मानव शरीर के अंदर सबसे बड़ी कोशिका, मानव शरीर के अंदर सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, ओवम यानी कि डिंब। ठीक है, क्लियर है यहां पे। और स्मॉलेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी, अगर क्वेश्चन आए स्मॉलेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी, देख लेना ह्यूमन बॉडी लिखा है कि नहीं, मानव शरीर लिखा है कि नहीं। ठीक है, तो ह्यूमन बॉडी में स्मॉलेस्ट सेल कौन सी है भाई, पहले नंबर पे आरबीसी और दूसरे नंबर पे स्पर्म यानी शुक्राणु। ठीक है, चलिए आगे चल रहे हैं। ये फर्स्ट डायग्राम आपको क्या दिखा रहा है, ठीक है, ये फर्स्ट डायग्राम आपको क्या दिखा रहा है, ये आपको फर्टिलाइजेशन में, इस डायग्राम को थोड़ा जूम कर रही हूं
ताकि आपको ये दिखे। एक सेकेंड, ये देखिए, ये है लार्जेस्ट सेल। ये क्या है? ये लार्जेस्ट सेल है, यानी कि ओवम है। ठीक है, अब बहुत सारे स्पर्म्स आते हैं इसके पास, लेकिन क्या होता है, सिर्फ और एक बिलियंस के स्पर्म में, बिलियंस की संख्या में स्पर्म होते हैं, लेकिन सिर्फ और एक ही स्पर्म होता है, एक और एक ही शुक्राणु होता है जो क्या करता है, यहाँ पे फ्यूज हो जाता है, यानी कि फर्टिलाइज हो जाता है। तो ओवम और स्पर्म का मिलना, ओवम और स्पर्म का मिलना, ये डायग्राम आपके 8th की एनसीईआरटी में दिया है। ठीक है, तो ओवम और स्पर्म का मिलना क्या कहलाता है? फर्टिलाइजेशन कहलाता है। फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट्स इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। पुरुष और महिला प्रजनन कोशिकाओं का मिलना निषेचन कहलाता है। क्या कहलाता है? निषेचन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, एक सेकेंड, पेन कहाँ गया? हाँ, ये देखिए। सो फर्टिलाइजेशन, अगर आपसे कोई भी पूछे कि फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन आप किसको कहते हैं, तो वो क्या होगा? स्पर्म और ओवम का आपस में फर्टिलाइज हो जाना, दोनों का निषेचन हो जाना। ठीक है, चलिए अब यहां पर आइए। ये देख रहे हो, ये क्या है? ये एक जाइगोट है। ये क्या है? एक जाइगोट है। अब ये जाइगोट कहां से आ गया? जाइगोट कहां से आ गया? यहां पर देखिए, फर्टिलाइजेशन में 2 चीजें मिलेंगी, मेल स्पर्म देगा और फीमेल ओवम देगी। ठीक है, ये हो गया शुक्राणु, हिंदी में इसको कहेंगे डिंब। ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे? ये दोनों मिलकर जाइगोट बनाएंगे। ठीक है, तो ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे? ये दोनों मिलकर बनाएंगे जाइगोट। ठीक है, इसको हिंदी में कहते हैं युग्मनज। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो जब भी ऐसी चीज हो कि दोनों के बीच फर्टिलाइजेशन, दोनों के बीच निषेचन हो रहा है, उसको हम क्या कहेंगे? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी कि लैंगिक जनन। जाइगोट क्या है आपको बताया तो अखिलेश, ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? जाइगोट बनाते हैं। यही जाइगोट आगे चल के एक बच्चे में परिवर्तित हो जाता है। कैसे होता है अभी आपको बताऊंगी। ठीक है, आगे चले, यहां पे क्लियर है यहां तक? तो जाइगोट क्या कहलाएगा? नहीं, जाइगोट अलग चीज है, भ्रूण अलग चीज है। ठीक है, सारी चीजें अलग है। क्या डिफरेंस है बताऊंगी। सो स्पर्म ओवम दोनों मिलकर जाइगोट बनाएंगे। ठीक है, अब यहां पर आईवीएफ पे भी सवाल उठाया गया है आपकी एनसीईआरटी में कि आपको पता है आईवीएफ हम किसे कहते हैं? और आईवीएफ तकनीक के द्वारा जो बच्चा पैदा होता है उसको टेस्ट ट्यूब बेबी कहा जाता है। ठीक है, अब यहां पर मैं आप लोगों की एक गलतफहमी दूर करूं कि अक्सर हम सबको ऐसा लगता है कि अगर टेस्ट ट्यूब बेबी नाम है तो क्या मतलब कि बेबी जो बच्चा है वो एक टेस्ट ट्यूब में पैदा हो रहा है? क्या बच्चा जो है वो टेस्ट ट्यूब में पैदा हो रहा है? कुरैशी का नाम है अस्मा। ओके अस्मा, चलिए, थैंक यू सो मच डियर, गॉड ब्लेस यू। इधर आओ, देखो यहाँ पे, क्या फोटो में तो यही लग रहा है कि बेबी टेस्ट ट्यूब में पैदा हो रहा है? नहीं, इसीलिए ये पिक्चर लाई हूं ताकि आपके सामने इस पर क्रॉस लगा सकूं। नाम टेस्ट ट्यूब बेबी है। ठीक है, नाम टेस्ट ट्यूब बेबी है, तकनीक का नाम इन विट्रो फर्टिलाइजेशन है, लेकिन बच्चा कभी भी टेस्ट ट्यूब में नहीं बनता। ठीक है, होता क्या है? होता क्या है यहाँ पर होता यह है कि आपको पता है बहुत बार ऐसा होता है, किसी फीमेल में दिक्कत हो सकती है या किसी मेल में दिक्कत हो सकती है ना। दिक्कत जो है वो किसी या तो स्त्री में होगी या तो पुरुष में होगी, जिस वजह से वो बच्चे पैदा नहीं कर सकते। नेचुरल तरीके से, प्राकृतिक रूप से अगर कोई जोड़ा उसको बच्चे नहीं हो रहे तो वो किस तकनीक का इस्तेमाल कर सकते हैं? आईवीएफ तकनीक, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इसका फुल फॉर्म हिंदी में तो लिखा है, इंग्लिश में लिख देती हूँ, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ठीक है, जैसे कई बार क्या होता है कि फीमेल में कुछ प्रॉब्लम है, उसके फेलोपियन ट्यूब में कुछ दिक्कत हो रही है जिसके वजह से फर्टिलाइज। अच्छा, एक और बात आप लोगों को बताना भूल गई मैं, एक सेकेंड, पॉइंट बताना था यहाँ पे, सुन लो ध्यान से। आपने समझ तो गया, आप सब समझ तो गए कि फर्टिलाइजेशन, निषेचन कहते किसको है। कोई आपसे पूछे कि फर्टिलाइजेशन होता कहाँ है, ठीक है, फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन होता कहाँ है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये फर्टिलाइजेशन फेलोपियन ट्यूब में होता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ओवम है और इधर से ही स्पर्म जाएगा। तो कोई आपसे पूछे कि फर्टिलाइजेशन
होता कहां पर है, होता कहां है, तो होगा हमेशा फेलोपियन ट्यूब या अंडवाहिनी में। ठीक है, कभी कभार सोच लो, मान लो फर्टिलाइजेशन में कुछ दिक्कत आ गई, क्योंकि अंडवाहिनी में दिक्कत है, कभी कभी इसकी ब्लॉकेज भी हो जाती है। ठीक है, अब शरीर है तो तरह तरह की बीमारी हो सकती है, जैसे आपके हृदय की बीमारी होती है, फेफड़ों की बीमारी होती है, तो प्रजनन तंत्र की भी बीमारी हो सकती है। ठीक है, मान लो कि फर्टिलाइजेशन नहीं हो पा रहा है शरीर के अंदर। ठीक है, तब क्या किया जाता है, तब क्या करेंगे कि एक टेस्ट ट्यूब लेंगे, फीमेल से ओवम लेंगे और मेल से स्पर्म लेंगे। दोनों का फर्टिलाइजेशन, दोनों का निषेचन क्या होगा, दोनों का निषेचन बाहर ही करा दिया जाएगा। ठीक है, दोनों का फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन फेलोपियन ट्यूब में नहीं होके फर्टिलाइजेशन जो है वो बाहर करा दिया जाएगा। और स्पर्म एंड ओवम जब फ्यूज होंगे तो क्या बनेंगे, बनेगा जाइगोट बनेगा। ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन कहां करा दिया गया, फर्टिलाइजेशन बाहर करा दिया गया। ठीक है, देख रहे हो, ये स्पर्म है, ये ओवम है, यहां पे फर्टिलाइजेशन करा दिया गया और जो वो जाइगोट बना, वो जो जाइगोट बना वो फीमेल के यूट्रस में डाल दिया जाता है। ठीक है, एक तकनीक के थ्रू जो जाइगोट बनता है उसको फीमेल के कहां पे डाल दिया जाता है, फीमेल के यूट्रस में डाल दिया जाता है, ताकि आगे जो वो बच्चा है वो विकसित हो सके। ठीक है, विकसित हो सके। सो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन हम इसको कहते हैं। कहां पे हो रही है, टेस्ट ट्यूब में बेबी नहीं हो रहा, टेस्ट ट्यूब में क्या हो रहा है, फर्टिलाइजेशन हो रहा है। उसके बाद जो क्या बनेगा, उसके बाद जो जाइगोट बनेगा वो कहां दे दिया जा रहा है, फीमेल के यूट्रस में उसको दे दिया जा रहा है। ठीक है, ओके, चलिए, क्लियर हो गया, ये बात क्लियर हो गई। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इमरान आपको क्या समझ नहीं आ रहा, बहुत सिंपल सी बात है यार, इसमें तो ऐसी कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज है ही नहीं। जो चीज फीमेल के बॉडी के अंदर होनी थी, फीमेल में दिक्कत है या मेल में दिक्कत है, बॉडी के अंदर नहीं हो सकती, तो बाहर कर दी जा रही है। मेल से स्पर्म आया, फीमेल से ओवम आया, दोनों मिलकर क्या बने, दोनों मिलकर जाइगोट बने। और इस जाइगोट, जब ये जाइगोट बन गया तो इसको फीमेल के यूट्रस में डाल दिया जाता है। और यूट्रस में डाल दिया जाता है तो फिर जैसे ही उसका विकास शुरू होता है, उसके बाद 9 महीने के बाद डिलीवरी हो जाती है। सिंपल सी तो चीज है। आ जाइए यहाँ पे। अब फर्टिलाइजेशन आपके 2 तरीके के हो सकते हैं। ओके, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन एंड इंटरनल फर्टिलाइजेशन। क्या मतलब है इसका, बहुत सिंपल मतलब है। अगर फर्टिलाइजेशन शरीर के अंदर हो रहा हो, इंटरनल वर्ड का मतलब क्या है, अंदर। अगर निषेचन शरीर के अंदर हो रहा हो तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन। अगर निषेचन शरीर के बाहर हो रहा हो, एक्सटर्नल मतलब बाहर, तो वो क्या कहलाएगा, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, अब आप बताओ ह्यूमंस में क्या होता है। मानवों पे आमतौर पे इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है ना, क्योंकि फेलोपियन ट्यूब में होता है ना, फेलोपियन ट्यूब तो फीमेल की बॉडी के अंदर है कि नहीं। तो ह्यूमंस में कैसा फर्टिलाइजेशन है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, अभी जो आईवीएफ तकनीक बताई, कोई आपसे पूछे कि आईवीएफ तकनीक में कैसा फर्टिलाइजेशन है, आईवीएफ तकनीक में कैसा फर्टिलाइजेशन है, तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे इट इज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। वो क्या है, बाह्य निषेचन है। आप देख रहे थे जो फर्टिलाइजेशन था वो शरीर के बाहर हो रहा था। ठीक है, और किस में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, फ्रॉग, मेंढक, है ना। फ्रॉग, आपको पता है फ्रॉग किस कैटेगरी में आता है, फ्रॉग को हम एम्फीबियन कहते हैं। फ्रॉग को हम एम्फीबियन यानी कि उभयचर कहते हैं, जो आधा पानी में रहता है और आधा धरती पर रहता है ना। फ्रॉग को हम क्या कहते हैं, एम्फीबियन कहते हैं। ठीक है, तो फ्रॉग का जो प्रजनन है वो पानी में होता है। उसमें क्या होता है कि फीमेल्स एक नहीं बहुत सारे अंडे दे देती है। ठीक है, फीमेल्स बहुत सारे अंडे दे देती हैं और फिर मेल फ्रॉग का जो आता है स्पर्म, वो किसी एक को फर्टिलाइज कर देता है। ठीक है, वो एक को नहीं, वो काफियों को क्या करता है, फर्टिलाइज कर देता है। ठीक है, सो ये किस में होगा, ये फ्रॉग में होगा, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। ठीक, ओके, समझ में आ गई बात। तो फर्टिलाइजेशन अगर शरीर के अंदर हो रहा है तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन, ठीक है, बाहर हो रहा है तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। बहुत बहुत सिंपल। ठीक है, अब देखिए यहां पे ध्यान से,
बहुत ध्यान से देखिएगा, ये आपका क्या है, ओवरी है, ठीक है, ये वाली ओवरी है, ठीक। अब ओवरी से क्या निकलता है, ओवम निकलता है। ये आप देख रहे हो, ये क्या निकल रहा है, ये ओवरी से ओवम निकल रहा है, ठीक है। ये क्या है भाई, ये ओवम है। ओवरी से ओवम निकलना, ओवरी से ओवम निकलना क्या कहलाता है, ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन वर्ड का क्या मतलब है, ओवरी से ओवम निकलना, ठीक है। क्योंकि फर्टिलाइजेशन के लिए उसको वाटर चाहिए होता है, दिवाकर कुमार, ठीक है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन लैंड पे नहीं हो सकता ना दिवाकर, इसलिए एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन पानी में होता है, ठीक। उसको पानी चाहिए ही होता है उसके फर्टिलाइजेशन के लिए। एम्फीबियन में वो रहते किसमें है, लैंड पे रहते हैं, बट क्या चाहिए, वाटर चाहिए उनको फर्टिलाइजेशन के लिए, ठीक है। चलिए, तो यहां पर देखिए क्या है, ये ओव्यूलेशन यानी कि ओवम। अब ओवम और स्पर्म अगर फ्यूज हो गए, ठीक है, ओवम और स्पर्म अगर फ्यूज हो गए तो क्या बन जाएगा, जाइगोट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, जाइगोट, ठीक है। तो फ्यूजन कहां पे हो रहा है, फेलोपियन ट्यूब में। फ्यूजन कहां पे हो रहा है, फेलोपियन ट्यूब में। अब इस जाइगोट में बहुत सारा सेल डिवीजन होगा, कोशिका विभाजन होगी, ठीक है। ये बढ़ेगा भी तो आकार में, राइट, हमेशा तो छोटा सा जाइगोट नहीं रह जाएगा, साइज में बढ़ेगा भी तो बढ़ता कैसे है, सेल डिवीजन के माध्यम से, ठीक है। सेल डिवीजन यानी कोशिका विभाजन होगी। और आप देख रहे हैं लेजर पॉइंटर से, ये कोशिका विभाजन होकर ये क्या बन रहा है, ये बड़ा बनता जा रहा है, ठीक है। ये जाइगोट है, इसमें कोशिका विभाजन हो रही है और ये बड़ा बनता जा रहा है। फाइनली जब ये भ्रूण बनेगा, तो ये कहां पे प्रतिरोपित होगा, ये प्रतिरोपित होगा यहां पर यूट्रस में। बैड बॉय हिंदी लिखा है, चश्मा लगा लो बड़ा सा। रोपित भ्रूण और ये क्या सब हिंदी तो है, अंडाशय क्या है ये, यहां पर आ जाओ। ये क्या है भाई, जल्दी से बताओ, फटाफट से बताओ। ये देख रहे हो क्या है, यहां पे इसको इम्प्लांटेशन कहते हैं, यानी कि जो भ्रूण है, पहले फर्टिलाइजेशन का हुआ, यहां कंफ्यूज आप नहीं होंगे, जो फर्टिलाइजेशन होगा वो फर्टिलाइजेशन तो फेलोपियन ट्यूब में होता है, लेकिन धीरे धीरे वो क्या होता है, जो जाइगोट है वो साइज में बड़ा होता चला जाएगा। जब जाइगोट साइज में बड़ा होता चला जाएगा, तब वो किस नाम से जाना जाएगा, एम्ब्रियो यानी भ्रूण के नाम से। और फाइनली वो अटैच कहां पे हो जाएगा, वो जुड़ कहां पर जाएगा, यूट्रस में। जुड़ कहां पर जाएगा, यूट्रस में। यूट्रस यानी गर्भाशय। हम सब जो बड़े हुए हैं यही यूट्रस पे बड़े हुए हैं। हम सब के जो अंगों का विकास हुआ है यही यूट्रस के अंदर गर्भाशय में ही हुआ है, ठीक है। तो भले ही बना यहां पर है, पर धीरे धीरे इसकी यात्रा कहां तक है भाई, यूट्रस तक है, ठीक है। यूट्रस तक है यानी कि गर्भाशय तक है। अब मैं आपको इन तीनों शब्द में डिफरेंस बताती हूं। जैसे ही फ्यूजन हुआ, दीपिका ध्यान से सुनना डियर, यहां पे जैसे ही फ्यूजन हुआ, जैसे ही निषेचन हुआ, तो क्या बन जाता है, जाइगोट, ठीक है, जाइगोट बन जाता है। अब जाइगोट में क्या होता है, जाइगोट में आगे चल चल के सेल डिवीजन यानी कि कोशिका विभाजन होता है, और 8 हफ्तों तक, अप टू 8 वीक्स, 8 हफ्तों तक, 8 हफ्तों तक वो किस नाम से जाना जाता है, 8 हफ्तों तक वो जाना जाता है भ्रूण के नाम से, जिसको इंग्लिश में एम्ब्रियो कहते हैं, ठीक है। तो पहले जाइगोट बना, जाइगोट में बहुत सारा सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन हुआ। उस स्थिति में क्या हुआ, उस स्थिति में जाइगोट से बन गया एम्ब्रियो, ठीक। और एम्ब्रियो को ही हिंदी में भ्रूण कहते हैं, ठीक। अब 9वें हफ्ते से जन्म तक, 9 वीक्स टू डिलीवरी, 9वें वीक से जन्म तक, 9वें हफ्ते से जन्म तक वो कहलाता है फीटस यानी कि गर्भ। वो क्या कहलाता है, फीटस यानी कि गर्भ कहलाता है, ठीक है। तो डिफरेंस बिटवीन जाइगोट, एम्ब्रियो एंड फीटस। सबसे पहले जाइगोट होता है। जाइगोट क्या होता है, जब मेल एंड फीमेल सेल्स आपस में फ्यूज होते हैं तो वो जाइगोट के नाम से जाना जाता है, ठीक है। 9 हफ्तों तक। अब इसके बाद धीरे धीरे जाइगोट बड़ा होना शुरू होता है ना, बच्चा है तो बड़ा होना शुरू तो होगा, धीरे धीरे बड़ा होना शुरू होगा।
8 हफ्तों तक उसको एम्ब्रियो का नाम दिया जाता है, जिसको भ्रूण का नाम दिया जाता है। ठीक है, और उसके बाद जो है 9वें हफ्ते से डिलीवरी तक वो क्या कहलाता है, फीटस यानी कि गर्भ कहलाता है। ठीक है, बहुत सारी जगह पे ये चीज आपकी एनसीईआरटी में भी नहीं दिया हुआ है इन हफ्तों के बारे, तो मैंने ये चीज एक्स्ट्रा ऐड की है। ऑल्दो ये तीनों टर्म्स वहां पे दिए हुए हैं। ठीक है, जाइगोट, एम्ब्रियो एंड फीटस, ये तीनों चीजें वहां पर दी हुई है कि जाइगोट किसको कहते हैं, एम्ब्रियो किसको कहते हैं, फीटस किसको कहते हैं। ठीक है, बट यहाँ पे आपको ये चीज क्लियर होनी चाहिए हफ्तों के हिसाब से। ठीक है, कि 8 हफ्तों तक वो जाइगोट कहलाता है, 9वें हफ्ते से डिलीवरी तक वो फीटस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ओके, चलो भाई, अब आप टेस्ट देंगे। ठीक है, चलिए, सब रेडी हैं टेस्ट के लिए? जल्दी से बताइए, सब रेडी हैं टेस्ट के लिए? क्वेश्चन स्टार्ट करूं मैं? चैप्टर अभी खत्म नहीं हुआ है, चैप्टर बाकी है, टेस्ट दे लो, 15 मिनट्स बाकी है क्लास की, आप टेस्ट दे दीजिए और कल हम लोग ये चैप्टर खत्म करके फिर न्यू चैप्टर स्टार्ट कर देंगे। सब रेडी हैं टेस्ट के लिए? जल्दी से बताइए, कॉपी एंड पेन रेडी रखिए। बहुत आसान सिंपल से क्वेश्चंस हैं, सब पीसीएस के क्वेश्चंस हैं आपके। ठीक है, सारे आपके पीसीएस के आए हुए क्वेश्चंस हैं और उन क्वेश्चंस को आप करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आ जाओ, सब रेडी हो तो आ जाओ। यहाँ पे पहला क्वेश्चन नंबर 1, मैं पढ़ूंगी नहीं, बस आपको साइड दे दूंगी कि आपको क्वेश्चन दिख जाए। चलिए, ओके, जल्दी से बताइए, जल्दी से आंसर करना शुरू करिए। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो हमने डिस्कस किए हैं, कुछ न्यू भी हैं, पर सब पीसीएस के आए हुए क्वेश्चंस हैं। चलो जल्दी बताओ, बहुत जल्दी से। सबका आंसर लाइन से गलत आ रहा है। दिवाकर कुमार का आंसर बिल्कुल सही है, दिवाकर प्रीति गुप्ता का आंसर बिल्कुल सही है। अरे भाई, सब चीज तो कॉमन है, दोनों में बुखार आता है, डेंगू को बुखार ही कहते हैं और मलेरिया में भी बुखार आता है। ठीक है, दोनों मच्छर के काटने से फैलते हैं, दोनों ह्यूमंस पे भी तो डिपेंड करते हैं, है कि नहीं? तभी तो आपको मच्छर काटते हैं, ह्यूमन स्पीशीज, मानव प्रजाति इन्वॉल्व है तो मच्छर काटते हैं कि नहीं? फर्क क्या है? मच्छर तो फैलाते हैं, उनका फर्क है। मलेरिया कौन फैलाता है? मादा एनोफिलीज। मलेरिया फैलाने वाला मच्छर कौन सा है? फीमेल एनोफिलीज मस्कीटो। मादा एनोफिलीज नाम की मच्छर जो है वो मलेरिया फैलाती है, लेकिन डेंगू कौन फैलाता है? एडीज मस्कीटो। एडीज मच्छर, एडीज मस्कीटो जो है वो फैलाता है डेंगू। ठीक है, चलिए, तो जो लोग, देखो बहुत लोगों ने किया होगा स्टार्टिंग में, मुझे जिनका नाम दिख गया, मैंने उनका नाम ले लिया। अधिकतर लोग आपने आंसर बी और सी में दिया है, बी और सी में अधिकतर लोगों ने आपने आंसर दिया है। ह्यूमन स्पीशीज कैसे नहीं इन्वॉल्व होंगे? अमन, तुमको मच्छर काटते हैं कि नहीं? ये कैसा अजीब सा डाउट है ना? डाउट भी आप ऐसा रखो जो लगे जेन्युइनली डाउट है, पहले ये बताइए। चलिए, मस्कीटो स्पीशीज कॉमन नहीं है अमन, मस्कीटो स्पीशीज अलग हैं। मस्कीटो, अब ये तो जबरदस्ती डाउट बनाने वाली बात होगी। चलिए, ऐसे डाउट्स को मैं सॉरी एंटरटेन नहीं कर पाऊंगी जहां पे आप डाउट्स क्रिएट करेंगे जबरदस्ती। नहीं, मस्कीटो स्पीशीज तो अलग हैं, तो ह्यूमन स्पीशीज तो सेम है ना, होमोसेपियंस ही तो सारे ह्यूमंस हैं, मस्कीटो तो स्पीशीज ही अलग हो गई है। चलिए, यहां पे आंसर करिए। ऑर्गन अफेक्टेड बाय मलेरिया, ऑर्गन अफेक्टेड बाय मलेरिया। चलिए, आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर करिए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर करिए। फीमेल ही होंगे, गुड बॉय। मच्छर जो आपको काटती है वो फीमेल होती है, क्योंकि मेल मच्छर अपना न्यूट्रिशन यानी पोषण पौधे से ले लेता है। ऑर्गन अफेक्टेड बाय मलेरिया, क्या होगा? मलेरिया से कौन सा ऑर्गन अफेक्टेड होगा, कौन सा अंग प्रभावित होगा? अरे बी आंसर नहीं होगा, डी आंसर होगा, स्प्लीन। स्प्लीन यानी तिल्ली आपके लिवर के पास की एक ऑर्गन होती है, और मलेरिया में अक्सर इसका साइज बढ़ जाता है। ठीक है, मलेरिया जो बीमारी है उसमें स्प्लीन का साइज बढ़ जाता है, और उसको पता है क्या कहते हैं? स्प्लीन का साइज बढ़ना कहलाता है स्प्लीनोमेगैली। मेगा वर्ड का मतलब आपको पता है, आप अक्सर सुनते हैं मेगा सेल यानी कि बड़ा सेल, तो मेगा शब्द का मतलब है बड़ा, मेगा वर्ड का मतलब है बड़ा। ठीक है, तो मलेरिया में क्या होता है? स्प्लीन यानी तिल्ली का आकार बढ़ जाता है,
और स्प्लीन का साइज बढ़ना क्या कहलाता है? स्प्लीनोमेगैली। स्प्लीन क्या है? लिवर के पास एक ऑर्गन है। आरबीसी की मृत्यु जो होती है, आपकी लाल रक्त कोशिका की जो मृत्यु होती है वो इसी स्प्लीन में होती है। ठीक है, तो मलेरिया में क्या होता है? स्प्लीन का आकार बढ़ जाता है, साइज बढ़ जाता है और उसको स्प्लीनोमेगैली कहा जाता है। याद कैसे रखोगे? मेगा का मतलब क्या होता है? बड़ा। ठीक है, तो स्प्लीनोमेगैली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। ये तो सबको पता होगा, गॉइटर किसकी कमी से होता है ना? गॉइटर किसकी कमी से होता है? नाइट्रोजन, कैल्शियम, आयोडीन एंड क्या? फॉस्फोरस। चलिए जल्दी से आंसर करिए, किसकी कमी से गॉइटर घेंघा रोग होता है? बहुत बहुत जल्दी से आंसर करेंगे, फटाफट से आंसर करेंगे, जल्दी से आंसर करिए। नेक्स्ट, गॉइटर, घेंघा रोग, यस ये तो सबको पता है ना? ये मैं क्लास में आपको पढ़ा भी चुकी हूं। आयोडीन की कमी से गॉइटर यानी घेंघा रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। MRI मीन्स टू डिटेक्ट डिजीजेस। MRI के बारे आपको सवाल पूछा है और आपको सही ऑप्शन मार्क करना है। जल्दी बताइए क्या आंसर मार्क करेंगे? यहां पे आप क्या आंसर मार्क करेंगे? फटाफट से आंसर दीजिए, क्या आंसर मार्क करेंगे यहां पे? सारे क्वेश्चंस आपके पीसीएस में पूछे गए हैं, ऑल ऑफ देम। क्या आंसर होगा? जल्दी जल्दी बताइए। सिर्फ और सिर्फ जो है अमन का आंसर सही है और सर्वेश का भी आंसर गलत है। चलिए, MRI का फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। MRI एक ऐसी तकनीक है जो मैग्नेटिक फील्ड को यूज करती है और उसके द्वारा आपको पता चलता है कि आपका कौन सा अंग प्रभावित है ना? कई बार जो है MRI कराई जाती है। कई बार अगर आपके सर्वर में दर्द हो, ब्रेन में कुछ इन्फेक्शन हो तो MRI कराई जाएगी, किडनी में दिक्कत हो तो MRI कराई जाएगी, बहुत बार लंग्स के लिए भी कराई जाती है। तो MRI अलग अलग अंगों के लिए कराई जाती है, देखने के लिए कि अंग में क्या है भाई, क्या कोई ऐसी चीज है जो हम नहीं देख पा रहे, क्योंकि ऐसे तो आप अपने कोई भी ऑर्गन्स नहीं देख सकते। तो मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग MRI का इस्तेमाल करके शरीर के आंतरिक अंगों का पूरा हमें पिक्चर क्लियर मिलता है। ठीक है, MRI मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। ठीक है, इमेज बनती है, इसकी छवि बनती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 में BMD टेस्ट क्यों किया जाता है? BMD टेस्ट क्यों किया जाता है? कुछ अलग भी नए भी क्वेश्चंस हैं, है ना? क्या वही घिसे पुराने क्वेश्चंस करोगे जो क्लास में कराए हुए? कुछ नए क्वेश्चंस भी करिए। ठीक है, तो BMD टेस्ट क्यों किया जाता है? किसको पहचानने के लिए BMD टेस्ट किया जाता है? BMD का फुल फॉर्म होता है बोन मिनरल डेंसिटी। BMD का फुल फॉर्म क्या होता है? बोन मिनरल डेंसिटी। तो BMD टेस्ट आप क्यों करते हैं? BMD टेस्ट आप करते हैं, साफ ही लिखा है यार, बोन की मिनरल डेंसिटी देखने के लिए कि बोन में जो मिनरल्स हैं वो सही मात्रा में है कि नहीं। तो क्या आंसर होगा? ऑस्टियोपोरोसिस ना, ऑस्टियोपोरोसिस, राइट? ऑस्टियो शब्द का मतलब ही बोन है, आपको मैं बता चुकी हूं ये। तो जहां पर भी बोन वर्ड आ गया, ऑस्टियो वर्ड आ गया, मतलब बोन मिनरल डेंसिटी टेस्ट क्यों किया जाएगा? देखने के लिए कि आपके बोन में मिनरल्स की कितनी डेंसिटी है। अगर डेंसिटी कम हुई तो इसका मतलब है कि आप ऑस्टियोपोरोसिस के शिकार हैं, आप ऑस्टियोपोरोसिस के शिकार हैं। बहुत बहुत सिंपल, बहुत बहुत इजी। ठीक है, नेक्स्ट पे चलिए, 6 पे। DPT वैक्सीन हमें कौन सी 3 बीमारियों से सुरक्षा देता है? DPT वैक्सीन हमें कौन सी 3 बीमारियों से सुरक्षा देता है? बहुत बहुत जल्दी। यस, वेरी गुड, द आंसर इज C, DPT। D से डिप्थेरिया, P से पर्ट्यूसिस और T से टेटनस।
ये तीनों बैक्टीरियल डिजीजेज हैं, ठीक है। ये तीनों किससे होने वाली बीमारी है? जीवाणु से होने वाली ये 3 बीमारी है, और तीनों बीमारी से सुरक्षा एक वैक्सीन देता है, ठीक है। पर्ट्यूसिस को ही वूपिंग कफ कहा जाता है या काली खांसी कहा जाता है। वूपिंग कफ पर्ट्यूसिस को कहा जाता है या काली खांसी को कहा जाता है, ठीक है। बहुत इजी है, बहुत ज्यादा सिंपल है, ठीक। आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। नेक्स्ट पे आ जाओ, 7th। भारत में 200 में से एक बच्चे की मृत्यु डायरिया के कारण होती है। ये डायरिया किसके वजह से होता है? बैक्टीरिया के वजह से, रोटा वायरस के वजह से, अमीबा के वजह से, या फंगस के वजह से? चलिए बताइए, किस चीज का फुल फॉर्म बताऊं? डीपीटी, डिप्थेरिया पर्ट्यूसिस टेटनस। संतोष कुमार, डी से डिप्थेरिया, पी से पर्ट्यूसिस, टी से टेटनस। यस, जल्दी से बताइए। डिप्थेरिया एक बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है दीपिका, जिसकी वजह से आपके गले और इस पूरे हिस्से में सूजन आ जाती है, आपकी आवाज बहुत भारी कर्कश हो जाती है, ठीक है। आंसर क्या होगा इसका? अमीबा आंसर नहीं होगा, इसका आंसर रोटा वायरस होगा, ठीक है। डायरिया पूछा है आपसे, डायरिया, ठीक है। आपको मैंने बताया था डायरिया और डिसेंट्री में अंतर, ठीक है। डायरिया जो होगा ना, डायरिया आपका बैक्टीरिया के वजह से भी हो सकता है, वायरस के वजह से भी हो सकता है। जो डायरिया वाली बीमारी है वो बैक्टीरिया के वजह से भी हो सकती है और वायरस की वजह से भी हो सकती है। लेकिन डिसेंट्री जो है ना, डायरिया और डिसेंट्री में क्या फर्क है? आपको बताया था, पेट दोनों में ही खराब होगा, लेकिन डिसेंट्री में पॉटी के साथ ब्लड भी आएगा। डिसेंट्री अमीबा यानी प्रोटोजोआ की वजह से होती है, ठीक है। वायरस की वजह से भी बहुत भयानक डायरिया होता है, और उस वायरस का नाम क्या है? उस वायरस का नाम क्या है? उस वायरस का नाम है रोटा वायरस, ठीक है। उस वायरस का नाम क्या है? रोटा वायरस, ठीक है। ओके, आगे चले, आगे चले, नेक्स्ट पे आगे चला जाए। चलिए नेक्स्ट पे आ जाइए, 8 पे। व्हाट इज सिलिकोसिस? सिलिकोसिस किसको कहा जाता है? सिलिकोसिस किसको कहा जाता है? जल्दी जल्दी से बताइए। सिलिकोसिस किसको कहा जाता है? किडनी की बीमारी, लिवर की बीमारी, लंग की बीमारी, या नर्व की बीमारी? फटाफट से बताइए, बहुत बहुत जल्दी से, बहुत बहुत जल्दी से बताइए। यस, वेरी गुड, लंग की बीमारी। सिलिका फैक्ट्री में जो काम करते हैं, खासतौर पे जहाँ पे ग्लास और ये सारी चीजें बनती हैं, तो वहां पे ये जो ग्लास के पार्टिकल्स, सिलिका के पार्टिकल्स होते हैं, ये आपके फेफड़ों में जमा हो जाते हैं, और यही सिलिकोसिस कहलाता है। यही क्या कहलाता है? सिलिकोसिस के नाम से जाना जाता है, ठीक है। चलिए 9th पे आइए, और जल्दी जल्दी से 10th पे आके छुट्टी करिए भाई, फटाफट से। नहीं, नर्व की दिक्कत नहीं है दीपिका, लंग्स की दिक्कत है। चलिए आइए, यहां पे आपको क्या करना है? आपको बताना है निम्नलिखित में से, आपको इनमें बताना है कि कौन सी बात सही है, ठीक है। कौन सी बात सही है उसके बारे में बताना है आपको। चलिए फटाफट से आंसर करिए, क्या आंसर होगा यहां पर? इनमें से कौन सी बात सही है? आपको सही करेक्ट करना है। पहला कथन कह रहा है फीमर शरीर की सबसे लंबी हड्डी है, हैजा रोग बैक्टीरिया के कारण होता है, और एथलीट डिजीज जो होती है वो वायरस के कारण होती है। कौन सी बात सच है? तीनों सही है, पहला और दूसरा सही है, पहला और तीसरा सही है, या दूसरा और तीसरा सही है? चलिए बताइए, सारी चीजें आपको करा रखी है मैंने। यस, द आंसर इज सी। जो 1, 2 एंड 3 बोल रहे हैं, एथलीट्स फुट फंगस के वजह से होता है। एथलीट्स फुट फंगस यानी कि कवक के वजह से होता है। दाद जानते हो ना, दाद सुना होगा, पैरों का दाद जो होता है ना, उसको एथलीट्स फुट कहा जाता है। पैरों के दाद को एथलीट्स फुट कहा जाता है, ठीक है। एथलीट यानी जो खेलने कूदते, दौड़ने भागने वाले होते हैं, उनको एथलीट कहा जाता है।
और उनमें पैरों का दाद होता है जिसको एथलीट फुट कहते हैं, और वो इस एक फंगस की वजह से होता है, ना कि वायरस की वजह से। ठीक है, इसलिए पहले दोनों आंसर्स सही हैं। ठीक है, 1 और 2 राइट है, 3 रॉन्ग है। लास्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। गाउट यानी गठिया जो बीमारी होती है वो किसके कारण होती है? गाउट यानी कि गठिया जो बीमारी होती है वो किसके कारण होती है? जिनका सही हुआ बहुत बहुत बधाई। किस चीज के कारण होती है? आपके जॉइंट्स में कोई चीज जमा हो जाती है जिसके वजह से आपको गठिया होता है। चलिए जल्दी से बताइए, फटाफट से बताइए, बहुत बहुत जल्दी से। यस, वेरी गुड अरफा, दिवाकर। सर्वेश का भी आंसर रॉन्ग है। द आंसर इज यूरिक एसिड, यूरिक अम्ल। यूरिक अम्ल जो होता है जब वो बहुत आपके शरीर में एक्सेस हो जाता है तो आपकी जॉइंट्स में यानी आपके जोड़ों के आसपास जमा हो जाता है और आपको जॉइंट्स में यानी जोड़ों में बहुत तेज दर्द होता है। उसी को इंग्लिश में गाउट कहा जाता है और हिंदी में गठिया के नाम से जाना जाता है। ठीक है, वही बीमारी है जिसको इंग्लिश में गाउट कहते हैं, हिंदी में गठिया कहते हैं। ठीक है, चलिए सो आज के लिए इतना ही। तो आज हमने कुछ क्वेश्चंस किए। आई होप आपको एनालाइज, थोड़े से न्यू क्वेश्चंस थे, काफ़ी सारे न्यू थे और काफ़ी सारे थे जो आपने कर रखे हों। आई होप आपको थोड़ी सी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। और आज हमने आधा चैप्टर फिनिश कर लिया है, बाकी आधा, इनफैक्ट आज 3/4 फिनिश कर लिया है। 1/4 चैप्टर रिप्रोडक्शन का कल हम लोग फिनिश करके फिर न्यू चैप्टर भी स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, ओके, चलिए फिर, थैंक यू सो मच, ओके, बाय बाय।